मेरे प्यारे शिष्यों, मैं आज से आपके लिए एक नया प्रयास कर रहा हूँ। आप दूर रह के भी आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सकें, उसी रास्ते में मैं एक कदम आगे बढ़ने जा रहा हूँ। आप हमसे दूर रह के भी घर में बैठ के अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें, उस रास्ते में मैं एक कदम बढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना महामारी से, कोरोना जैसे भीषण महामारी से गुजर रहा है। कितनी मौतें हुई, कितनी मौतें होंगी, इसका कोई कैलकुलेशन अभी नहीं किया जा सकता है। और खास करके भारत में हम लोग देख रहे हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री था, यानी कि डेवलपिंग कंट्री था मत कहिए, डेवलपिंग कंट्री है। इसका इकोनॉमिक ग्रोथ जो था, विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा था, फिर भी इसका संतोषजनक इकोनॉमिक ग्रोथ था, क्योंकि वर्तमान भारत युवाओं के ऊर्जा से लबालब भरा हुआ था और काफी अच्छा विकास कर रहा है। लेकिन इस महामारी के चलते पूरा अर्थव्यवस्था, आप देख रहे होंगे, हमारे जो देश के निर्माणकर्ता, जो मैन फोर्स है, किस तरह से महामारी का प्रताड़ना झेल रहा है, किस तरह से सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। तो आप तो एक नए पौधा हैं, आपके मन में टीवी देखने के बाद जरूर देशभक्ति की आंधी आती होगी कि प्रभु मुझे अगर मौका मिलता, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं उनकी मदद करने के लायक हूं। किनकी मदद? वैसे लाचार व्यक्ति की मदद करने की मैं ताकत रखूं। लाचार व्यक्ति का मतलब कि जिसके पास संसाधन की कमी हो, खाने तक की कमी हो। देश किस दौर से गुजर रहा आप खुद देख रहे हैं। सरकार पूरी प्रयास कर रही है कि इसको फिर से जगाया जाए देश को, और पूरा अर्थव्यवस्था का हिस्सा, कुछ अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा रूरल डेवलपमेंट के काम में झोंकने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा अपना खुद का इंडस्ट्री हो, जो हम एक कंज्यूमर बने हुए हैं, हम एक प्रोड्यूसर के रोल में आए। चाइना पूरी तरह से हमें दबा चुका है। वहां का व्यक्ति, हर व्यक्ति काम करके खाने में विश्वास करता है। नतीजा, वो इतनी बड़ी महामारी के बाद भी बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक पावर के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। तो मेरा अगर भाषण दिया जाए तो बहुत लंबा भाषण होगा। मेरा यही कहना है कि निश्चित तौर पर आपके मन में भी इस तरह की भावना जगती होगी कि मैं भी सक्षम व्यक्ति बनूं। हाँ, जगना भी चाहिए, क्योंकि अगर जोश है, एक हिंदुस्तानी का खून है, हिंदुस्तान की मदद करने के लिए उसमें उबाल आना ही चाहिए। और वो उबाल बंदूक उठा करके नहीं, वो उबाल माथा फोड़ करके नहीं पाया जा सकता। वो उबाल अपने मस्तिष्क की शक्ति से विश्व में स्थापित करने के लिए अपने आप को झोंकने का, अपने आप को समर्पित करने का समय आ गया है, मौका है। आप फ्यूचर हैं भारत के, आप भारत के भविष्य हो। जगो और कोशिश करो, परिस्थितियां कुछ भी हों, मैं विश्व गुरु बनने में भारत का मदद करूंगा और जरूरतमंदों की मदद करने की ताकत मुझ में विकसित हो। इतना ज्ञान,
इतना बुद्धि, इतना विवेक हे मां मुझे दे, ताकि मैं हर बुरी परिस्थिति को चीरते हुए और एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकूं। और इसका एक ही रास्ता है, अध्ययन, पढ़ाई। क्यों? क्योंकि आप ही अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने लोगों को एक साथ जोड़ करके एक शक्ति बना करके विश्व के सामने एक सशक्त भारत का मिसाल पेश कर सकते हैं, एक सशक्त भारत का मिसाल पेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? बहुत ही सिंपल है सर, क्योंकि 10th के बाद 10th में रहता है बच्चा, उसके मन में बहुत सारी सपना, बहुत सारे अनेकों सपने जो हैं मन में आते हैं। कभी इंजीनियर बनना चाहता, कभी डॉक्टर बनना चाहता, कभी वैज्ञानिक बनना चाहता, कभी सैनिक बनना चाहता, कभी कुछ और बनना चाहता। लेकिन 10th के बाद जैसे रिजल्ट आएगा आपका, या रिजल्ट आने के पहले आप डिसाइड कर चुके होंगे, मुझे साइंस स्ट्रीम में जाना है, आर्ट्स की तरफ जाना है, कॉमर्स की तरफ जाना है। ये 3 स्ट्रीम इंडिया में है। इस तीनों में कहीं ना कहीं एक आपको क्या होगा, सेलेक्ट करना होगा। इस तीनों में से कोई ना कोई एक स्ट्रीम को आपको क्या करना होगा, चुनना होगा। तीनों में से कोई ना कोई एक स्ट्रीम को चुनना होगा। चलिए, हमारा देश जो है, हमारी जो वर्तमान अवस्था है, उसमें हम लोग क्या चाहते हैं? शिक्षा एक जीविकोपार्जन का सशक्त माध्यम बने। शिक्षा एक जीविकोपार्जन का सशक्त माध्यम बने, ये हम सब चाहते हैं। हाँ, अब देखिए, हमारे पास 3 विकल्प है 10th के बाद। या तो साइंस स्ट्रीम में जाए, आर्ट्स में जाए, कॉमर्स में जाए। अब आइए, यहां बात आती है कि हमारे पास किस स्ट्रीम में संभावनाएं ज्यादा हैं, हमारे ऑप्शंस ज्यादा हैं। जीवन निर्माण की प्रक्रिया के ऑप्शंस ज्यादा हैं हमारे पास। आगे बढ़ने के मतलब बेहतर करने के ऑप्शन ज्यादा है, विकल्प ज्यादा है। तो हम ध्यान देते हैं, जैसे हम लोग 10th के बाद 12th करते हैं। कोई बच्चा साइंस से करता है। साइंस में 2 स्ट्रीम, एक है मैथमेटिक्स, एक है बायोलॉजी। मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए मुख्यतः, बायोलॉजी मेडिकल साइंस के लिए मुख्यतः। ऐसे खुले हैं सब एनडीए के लिए, आर्मी में जाने के लिए, बहुत सारे ऐसे हैं स्ट्रीम जहां आप जा सकते हो साइंस से। लेकिन इंजीनियरिंग के लिए मुख्यतः मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो है मुख्यतः मेडिकल के लिए। आइए अब हम आते हैं, पहले इस पर फोकस करते हैं कि कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम लेता है तो 12th के बाद उसके पास क्या विकल्प खुलते हैं। जीवन निर्माण की प्रक्रिया के कौन कौन से विकल्प खुलते हैं उसके पास। तो 12th के बाद यानी 12th के दौरान ही अगर मैथमेटिक्स आपने लिया है तो मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग स्ट्रीम बहुत बड़ा एक आपका ऑप्शन के रूप में सामने खड़ा रहेगा। जैसे आपका जो भारत में हम मुख्यतः जो बेहतर संस्थान है उसके विषय में पहले चर्चा करूं, और गवर्नमेंट संस्थान के विषय में चर्चा करूं, फिर प्राइवेट संस्थान के विषय में चर्चा करूंगा। जैसे भारत में 23 IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 23 है। भारत सरकार मुख्यतः एक रिसर्च सेंटर के रूप में इनको विकसित करने का प्रयास कर रहा है कि ये जो संस्था है
एक बेहतर, कुशल और सशक्त, टेक्निकली फिट व्यक्ति को सामने निकाले, जिसकी जरूरत भारत और विश्व सबको। भारत अपने निर्माण के लिए, विश्व के अलग अलग देश अपने निर्माण के लिए इसी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को ले जाते हैं। हम बेहतर भविष्य की कामना करके बाहर जाते हैं, वहां भी जाकर के देश को मदद करते हैं, वहां डॉलर पाते हैं और उसको कन्वर्ट कर रुपया में भेजते हैं भारत को। इससे हमारे अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से लोग कमा करके भेजता है। चलिए, संसाधन की कमी है, इसलिए पूरे व्यक्ति को खपा नहीं पाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने हृदय में भारत के दिल को ले जाते हैं और वहां जो कमाते हैं उसको वापस भारत भेजते हैं, जिससे हमारा रहन सहन का स्तर, हमारा तकनीकी स्तर बेहतर होता है। ये 23 IIT का मूल उद्देश्य है भारत को तकनीक के रूप में सशक्त बनाना, और स्वाभाविक रूप से ये विश्वसनीयता पर, कसौटी पर खरा उतरा है और उतर भी रहा। एक IITian का क्रेज बहुत बड़ा है सर। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आउटसाइड इंडिया जाइए, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से कीजिए, लेकिन बोलिए कि मैं, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से कीजिए, कोई सुनेगा नहीं, लेकिन बोलिए कि मैं IITian हूं, तुरंत कान खड़ा करेगा। ओह IITian, ओके। ध्यान दीजिए, दूसरा पार्ट आता है भारत में NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत बेहतर काम कर रहा है अपने क्षेत्र में। तो इसमें अब जैसे IIT में मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लोग 10 से 12 हजार रैंक लाने वाले लगभग इसमें खपेंगे। OBC वाले 20 हजार तक लगभग मोटा मोटी 23 कॉलेज में खपेंगे। मतलब 15 से 17 हजार IIT को दिमाग में रखा जाए, 17 हजार इंजीनियर वो लेता है, वो बनाता है प्रति वर्ष। NIT में देखें 20 से 22 हजार, बेहतर के लिए हम बात करते हैं, अच्छे कॉलेज में अच्छा ब्रांच मिलने, 22 से 25 हजार। ध्यान दीजिए मैं बोल रहा हूं क्या, तो आप दोनों को जोड़िए, 25 हजार 15 हजार 40 हजार। जब बच्चा मैथमेटिक्स से 10+2 का एग्जाम देता है, ISC का एग्जाम देता है, तो उसके सामने 40,000 गैस्टेड रैंक, इंजीनियर गैस्टेड रैंक है, गैस्टेड रैंक का पोस्ट इंतजार करता है उसका। 40,000 जीवन के किसी भी मोड़ पर 40,000 गैस्टेड रैंक का वैकेंसी आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। तो आपको किससे सामना करना पड़ेगा इसके लिए? बस अपने एक जो जिस साल आप अपीयर हो रहे हैं बोर्ड में, और 1 साल आगे वाले, यही 2 साल के लोग जो हैं आपके साथ बैठेंगे कंपटीशन में। ध्यान दीजिए, अगर कहीं 10, 20, 50 क्लर्क की वैकेंसी निकलती है, वहां मैट्रिक से लेकर के PG, PhD सब लोग बैठते हैं। सोचिए क्लर्क बनना कितना मुश्किल है और इंजीनियर बनना कितना आसान है। बस फर्क क्या है, जो 9th या 10th में सपना देखता है कि हमको इंजीनियर बनना है, उसी समय से प्रिपरेशन करने लगता है। ध्यान दीजिए, वो बड़ी आसानी से इस 40,000 में एक सीट अपना रिजर्व कर लेता है। और जो इंटर में आकर के ISC में आते हैं, सोचते हैं 1 साल के बाद क्या रे ठीक है अभी तो ISC कर लेते हैं फिर इंजीनियरिंग करेंगे, वो बहुत पीछे छूट जाते हैं, बहुत पीछे छूट जाते हैं। उनकी लापरवाही ही दूसरे विद्यार्थी के लिए जो लगा हुआ है, उनकी लापरवाही दूसरे विद्यार्थी के लिए जो लगा हुआ है लक्ष्य के प्रति एक फायदा पहुंचाता है। लापरवाह साइड हो जाते हैं और जो केयरफुल हैं, जो अपने लक्ष्य के लिए ही जीते मरते हैं, वो आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं।
और देश के निर्माण में, विश्व के निर्माण में एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये हो गया मैथमेटिक्स स्ट्रीम से 40,000 गैजेट रैंक की वैकेंसी हो गई। फिर आते हैं बायो में, इसमें सर मेडिकल, एमबीबीएस, बहुत सारे कॉलेज हैं, अभी तो बहुत सारे कॉलेज खुल रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारा सर इसमें है ऑप्शन। इसमें भी 20,000 मान लीजिए, इसमें थोड़ा कम ऑप्शन है, 20,000, 20,000, 22,000 मान लीजिए। हम अभी प्राइवेट कॉलेज छोड़ दिए हैं सर, यहाँ भी 20,000 मानिए। सब स्टेट का जितना भी नीट का एग्जाम है सर, एम्स है ऑल ओवर इंडिया का, एफएमसी है, और पूरे भारत का जो मेडिकल कॉलेज है हर स्टेट का, सबको जोड़ दिया जाए तो 15-20,000 ही है। सोच लीजिए बायोलॉजी के बाद 20,000 ऑप्शन मिलता है गैजेट रैंक का अधिकारी बनने का। समझ रहे हैं कितना बेहतर आपका। अब देखिए आर्ट्स से अगर 12th करते हैं तो गैजेट रैंक का अधिकारी का, गैजेट रैंक का तो कोई आपको मिलेगा ही नहीं, कोई नहीं मिलेगा। वो कलर के लिए आप दे सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। आप कहेंगे कि ग्रेजुएशन में आने के बाद सिविल सर्विसेज का, हाँ सिविल सर्विसेज 300-400, स्टेट पब्लिक सर्विस 300-400 साल में निकलता है, यही वैकेंसी होता है 400, 300, 500। फिर यहां ध्यान दीजिए, आप जब ग्रेजुएट होंगे तो साइंस स्ट्रीम वाला भी ग्रेजुएट होगा बीटेक करके कहीं, तो जो आप सिविल सर्विसेज दे सकते हैं तो भी सिविल सर्विस दे सकता है, लेकिन आप इंजीनियरिंग नहीं दे सकते हैं, आप मेडिकल नहीं दे सकते। तो क्या देखा आपने, इस साइंस स्ट्रीम में विकल्प ज्यादा है, विकल्प ज्यादा है, आर्ट्स में सीमित है, कॉमर्स में थोड़ा आर्ट्स से ज्यादा है, लेकिन सबसे अधिक साइंस स्ट्रीम। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप साइंस स्ट्रीम भाई अच्छा है, हाँ सारे स्ट्रीम अच्छा अगर हृदय से पढ़ें, लेकिन जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के आधार पर प्राथमिकता हमने दिया, उस प्राथमिकता में हम देख रहे हैं कि साइंस क्या है सब बेहतर। अब आते हैं कि आप अगर टीवी खोलते हो तो केवल देखते हो कि मजदूर इधर से उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, और क्या देखते हो भाई कोरोना से इतना मरे, तो मन में तो एकदम भाव उठता होगा कि हे प्रभु मैं एक सशक्त नागरिक बनूं भारत का। तो ध्यान दीजिए, ये सशक्त नागरिक बनने का ही समय आपके लिए है। आप पढ़ करके ऐसा कर सकते हैं, अपने तकनीक ज्ञान के माध्यम से दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। तो आप अगर चुन लिए हैं साइंस स्ट्रीम तो आपको मैं यही बताऊंगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो बच्चा समर्पित भाव से शुरू से लग जाता है उसके लिए बहुत आसान है, और जो मोबाइल लापरवाही कर रहा है वो तो उसके लिए बोनस मिल रहा है। हाँ तू लापरवाह बना रहा और मैं क्या करूंगा, अपना काम निकाल लूंगा, जब तुम होश में आएगा तब तक तो मैं स्थापित रहूंगा, और तुम कहोगे अरे मेरे साथ ही बैठता था ये लड़का और देखो ये क्या कर गया। तो साथ बैठता था, सोचता साथ नहीं था, सोच अलग है। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच अंतर मात्र है, जाति का नहीं, बस सोच का स्तर है, सोच का स्तर अलग है। और आज विश्व में तलवार के बल पर नहीं, आज विश्व में राज अपने ब्रेन के माध्यम से किया जा सकता है। आपने सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा, कितना साधारण परिवार से है, आज देखिए विश्व के बेहतर कंपनी का एक बेहतर सीईओ साबित हुआ। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके माता पिता बहुत चॉकलेट खिलाए थे इसलिए दिमाग उसका तेज हो गया? नहीं, उसके जीवन, उसने क्या किया कि जीवन में, अपने जीवन में कुछ करने का एक उद्देश्य बना करके और क्या किया, लग गया। आज देखिए कितना रहन सहन का स्तर उसका सामान्य है, बप्पी लहरी जैसा नहीं है कि 75 को चेन लगा लिया, 75 को अंगूठी लगा लिया, भोगना शुरू किया। एक सामान्य व्यक्ति जैसा, हो सकता है उसका परिवार बहुत बेहतर जिंदगी भोगता हो, लेकिन वो तो सामान्य है, लेकिन सोच उसका क्या है, विश्व स्तरीय। इसलिए खाओ कुछ भी, पहनो कुछ भी, ये मायने नहीं रखता है, सोचते क्या हो यही सबसे बड़ा मायने रखता है। और तुम्हारा सोच बगल वाला से बेहतर है कि नहीं, यही तुमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, यही तुमको हमेशा आगे रखेगा। तो मेरा यही कहना है कि आप
समर्पित भाव से अपने लक्ष्य के प्रति लगें, स्टार्ट करें, प्रभु की वंदना करें कि हे प्रभु हमें सही दिशा में चलने की शक्ति दे। पहले से सिलेबस तय है, इंजीनियर बनने के लिए रास्ते पहले से तय हैं, बहुत लोग रास्ते से गुजरे हैं, आपको भी एक पथिक बन के उस पर चलना है। लेकिन ध्यान रहे, दुनिया में जितने लोग आएंगे तरीका बताएंगे, आपके बदले एक कदम भी चलेंगे कभी नहीं हो सकता। चलना आप ही को। टीचर क्या करता है? मोटिवेट करता है। टीचर क्या करता है? ज्ञान देता है। टीचर क्या करता है? जोश भरता है। टीचर क्या करता है? मार्गदर्शन करता है, मार्ग पर चलता है। आपके बदले कभी नहीं, सोच भी नहीं सकिएगा। दूसरा चीज कि सफलता के कोई लघुतम मार्ग नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट पाथ फॉर सक्सेस। सक्सेस के, सफलता के कोई छोटे लघुतम पाथ नहीं कि वो 8 महीना गीत गाएंगे और 2 महीना पढ़ लेंगे सब। नेवर। वो डिजाइनर स्टूडेंट हैं जो एग्जाम के टाइम पर पढ़ते हैं और बाहर सर्टिफिकेट लेके बेरोजगारों की श्रेणी में आकर के और कहते हैं मैं बेरोजगार हूं, मैं तो ग्रेजुएट हूं। गधे हैं, कोई काम के नहीं, नालायक हैं। इसलिए उन्होंने बेहतर तरीका से क्या है? अध्ययन नहीं किया। मैं भी सरकारी नौकरी में नहीं, अपने अध्ययन काल में मैंने ईमानदारी से मेहनत किया। क्या मैं भूखे मर रहा हूं? नहीं। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो व्यक्ति ढंग से अध्ययन किया है, जो लेबर किया है, उसका कभी परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। कहीं वो सरकारी कर्मी के रूप में, कहीं वो दूसरे रूप में, कहीं तीसरे रूप में समाज को दिशा दे रहा है। हमें तो आनंद आता है इस कार्य में, बहुत ही आनंद आता है। और आज मैं 20 साल से इस कार्य को कर रहा हूं सफलतापूर्वक। कोई आडंबर हमारी क्लास में नहीं। आज तक एक विज्ञापन भी मैंने नहीं दिया हूं, बस हमारे सामने कोचिंग के क्या होता है, एक बोर्ड लगा रहता है सर। और मैं लगभग बहुत सारे नवोदय में गया और 2007 से नवोदय से जुड़ा, बहुत सारे नवोदय में जाके क्लास लिया और लगभग हजारों बच्चों को नवोदय का पढ़ा चुका, हजारों बच्चों का। लगभग उसमें से 500 से 700 हमारे बेहतर इंस्टीट्यूट में और बेहतर पदों पर क्या है, कार्य कर रहे हैं। आज उनसे रिटर्न जो आता है उससे मैं काफी अपने को संतोष महसूस करता हूं कि प्रभु जो मुझे रास्ते दिए हैं वो क्या है, बेहतर रास्ते दिए हैं, जिंदगी जीने का एक स्वस्थ रास्ता दिया है, जिस रास्ते में मूल्यांकन प्रतिदिन प्रति समय होता है। बोर्ड पर हर समय कसौटी पर रहता है टीचर, उसको कभी भी बोनस नहीं मिलता। वो जो ईमानदार प्रयास करता है और उस ईमानदार प्रयास का मूल्यांकन जो विद्यार्थी करते हैं, उसी मूल्यांकन का वो धन खाता है। अगर उसको समझ में पढ़ाने नहीं आएगा, अगर वो उसका तरीका नहीं, विद्यार्थी वापस चले जाएंगे। फिर वो 50 बार सोचेगा मुझ में क्या गलती थी। वो विद्यार्थी में नहीं, अपनी गलती को देखता है। और ऐसे ऐसे हर छोटे छोटे चीजों से परिष्कृत होते होते अपने को हर समय बेहतर बनाकर और आपके सामने आने का कोशिश करता हूं। तो इस प्रयास में मैं भी एक पथिक के रूप में आगे बढ़ रहा हूं, कुछ सीखता हूं आपसे, कुछ आपको सिखाता हूं। तो आते हैं, हम शुरुआत करते हैं। सिलेबस के डिटेल्स के विषय में तो बाद में हम बताएंगे, लेकिन अभी हम केवल बताएंगे फिजिक्स। फिजिक्स देखिए क्या है, टेक्निकल विषय। आप कोई भी चीज दिमाग में रखें, आप मेडिकल स्ट्रीम में जाए, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, फिजिक्स का कुछ नहीं हो सकता है। इंजीनियरिंग में तो केमिस्ट्री सब्सिडियरी साइड में आ जाता है। हाँ, कुछ केमिकल और फर्टिलाइजर है जिसमें यूज होता है, और कहीं केमिस्ट्री नहीं। मैथमेटिक्स सपोर्टिंग विषय है, लेकिन लीड करने वाला कौन? फिजिक्स। और सबसे आसान विषय है फिजिक्स, ध्यान रखिएगा। इससे आसान कोई विषय नहीं है, सबसे आसान विषय कोई है फिजिक्स। कब? जब आप समझेंगे। मैं हर समय पूरा का पूरा प्रयास समझाने पर ही करता हूं, सिखाने पर ही करता हूं। जब समझ गए तो सबसे आसान, नहीं समझे चट्टान। और ध्यान रखिए, रट के फिजिक्स से कुछ नहीं कर सकते।
सके। भूल जाइए कि रट के हम फिजिक्स करेंगे। इसलिए जहां कहीं डाउट्स हो, बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। आप आराम से मुझसे क्वेश्चन कीजिए। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि भाषा यहाँ आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, भाषा कहीं आड़े नहीं आएगा। हर एक बोर्ड के लिए, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आपका स्टडी मटेरियल कंप्लीट रहेगा। हर ऑब्जेक्टिव के लिए, हर सब्जेक्टिव के लिए, चाहे हर एसर्शन रीजन के लिए, हर पैसेज के लिए, हर पैराग्राफ के लिए आपका क्लास से क्वेश्चन निकल जाएगा और आप बना सकते हैं। बस आप जब भी क्लास करें, पेन कॉपी लें, सीरियसली बैठें, क्लास करना। ऐसे वीडियो देखना वैसे नहीं। जहां लगे आप क्या करें, जो भी बोर्ड पर लिखा है आप नोट्स तैयार करें, वो नोट्स काफी आपका मार्गदर्शक बनेगा। ठीक, तो आते हैं हम लोग फिजिक्स के विषय में कुछ सीखें। ठीक है, देखिए ध्यान से, बहुत ज्यादा हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे कि वो फिजिक्स वर्ड क्या है, ग्रीक से बना, कैसे बना, उस सब नहीं। फिजिक्स क्या है मैं यहीं से स्टार्ट करूं। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है सर? सो एंड सो अगर कोई कहेगा तो कहेंगे कि इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। ये प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन है, लेकिन ये सो एंड सो हो गया। अब मैं फिजिक्स का डेफिनेशन दे रहा हूं, थोड़ा इसके व्यापकता पर ध्यान दें। ठीक, तो कह रहा है सर, इट इज दैट ब्रांच ऑफ, और एक चीज को मैं समझाऊंगा, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of properties of matter। मैटर कहने से अच्छा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन लिविंग इन एनिमेट, एक वर्ड है इन एनिमेट, जो चल फिर नहीं सकता, डेड है। प्रॉपर्टीज ऑफ इन एनिमेट मैटर, लिविंग काम लोग नहीं करते हैं, बायोलॉजी वाले करते हैं। इन एनिमेट मैटर, एनर्जी, डिस्टेंस, टाइम एंड देयर इंटररिलेशन, and their relation। क्या भाई? It is that branch of science which deals with the study of properties of non-living matter। ये inanimate जो लिखा हुआ है और non-living, inanimate matter, energy, distance, time and their interrelation। ठीक, दरअसल फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच, वह निकाय है जहां हम अध्ययन करते हैं निर्जीव वस्तुओं के गुणों का, ऊर्जा का, दूरी का, समय का तथा इनके आपसी संबंधों का। इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ properties of non-living matter, that is inanimate matter, energy, distance, time and their interrelation, आइए फसत व्यापकता में आए। As you know that everything of our universe is either made with matter or with energy। मैंने क्या बोला उसको सुनिए इस सेंटेंस को। Our whole universe is either made with matter or with energy। मैंने ये नहीं बोला कि our whole universe is made with matter and energy। दोनों सेंटेंस को डिफरेंशिएट कीजिए। मैटर और एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी के मतलब या तो मैटर से या तो एनर्जी से। मैटर एंड एनर्जी मतलब ये दो अलग चीजें, दोनों को मिला, यानी कि मैटर से और एनर्जी से। ध्यान दीजिए, मैटर एंड एनर्जी नहीं,
मैटर और एनर्जी में बोलूंगा। अब इसी पर चर्चा कर रहा हूं कि आवर होल यूनिवर्स इज आइदर मेड विथ मैटर और विथ एनर्जी, बिकॉज बोथ मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। दैट इज मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर. There are various processes, there are various phenomena that occurs in our universe where matter is converted into energy and energy is converted into energy. हमारे ब्रह्मांड में असंख्य ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जहां मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी क्या है, मैटर में. अब आपको एक इंजॉइंग घटना बता रहा है, जैसे मास का एनर्जी में कन्वर्सन आपने देखा है. हाँ, बहुत सारा कोयला हम लोग जलाते हैं, उसका एसेस राख कितना बचता है, बहुत कम. जैसे 10 केजी कोयला जला है, 1 केजी राख बचा, 9 केजी कहाँ चला गया? आप क्या बोलोगे? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. हमने 5 लीटर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाया और इसके बाद क्या किया, 200 किलोमीटर चल दिया, आपने क्या कहोगे? वो किस में कन्वर्ट हो गया? पेट्रोल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. हमने 14.2 केजी गैस लिया और क्या, रोटी सेक लिया, दाल बना लिया, सब्जी बना लिया, आप क्या कहोगे? वो क्या हुआ? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. 14.2 केजी सिलेंडर खाली, फिर भरवा लो. आपका कहना सही है? नहीं, ये सबसे बड़ा भ्रम है. ध्यान दीजिएगा, इस सबसे बड़ा भ्रम है. जनरली burning is a chemical process, and in all the chemical process there is no conversion of matter into energy. सामान्य तौर पर जलने की प्रक्रिया जो है, जलने की प्रक्रिया एक केमिकल प्रोसेस है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, और किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता. जैसे आप देखो ध्यान से, कोई भी, जैसे मान लो, क्या लो, कोई भी कार्बन ले लो, हाइड्रोकार्बन ले लो, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और प्लस क्या करो, उसको क्या करो सर, कार्बन, जैसे मान लो CH4 है, इसको जलाओ, इग्नाइट करो, तो आप क्या देखते हो? CO2 प्लस क्या होगा, H2O प्लस क्या होगा, हीट निकलता है. इन्हें देखते हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं, ऐसे जनरल हम लेते हैं, तो क्या देता है? CO2 प्लस H2O प्लस क्या देता है? हीट देता है. ध्यान दिया. अब प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मीथेन है, कुछ भी जाओ, तो आप तो जानते हैं ना केमिस्ट्री में इक्वेशन हमेशा बैलेंस होता है. जितना कार्बन LHS में होगा, एक एग्जांपल है तो अच्छा रहेगा, मान लीजिए CH4 लिया, तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जितना कार्बन LHS में होगा उतना ही कार्बन RHS में, जितना हाइड्रोजन LHS में उतना ही. तो जैसे हम लोग जलाए तो जानते हैं ना कि एटमॉस्फेयर से बिना ऑक्सीजन का कोई चीज जल नहीं सकता, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया, तो ये लिया, तो उस केस में क्या हुआ? LHS में जितना कार्बन है उतना ही RHS में, LHS में जितना ऑक्सीजन है उतना ही RHS में, LHS में जितना हाइड्रोजन है. तो सर मास का लॉस कहां होगा? मास का लॉस नहीं होगा. तो आप कहेंगे कि ये हीट आया कहां से सर? तो आप समझिए कि ये कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के जो बॉन्ड बनाए हैं, यानी कि मीथेन के बनने की प्रक्रिया में जो एनर्जी कंज्यूम हुआ है, जो एनर्जी लगा है, वो जब ये टूटा तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना. तो अब जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना, वो कम एनर्जी लिया अपने को बनने में. तो सर मान लीजिए कि मीथेन बनने में आपका 20 जूल एनर्जी लगा, और ये क्या है, 5 जूल, ये क्या है, 2 जूल, तो 7 जूल, तो बाकी 13 जूल यही हीट है सर. यानी कि यहां जो एनर्जी, आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में 2 ही तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. एक में हीट इवॉल्व होता है, एक में हीट एब्जॉर्ब होता है. तो मैं यहां क्या बोल रहा हूं आपको कि ये जो हीट निकला वो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड और मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स, यानी पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड, पुराने बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा था, नए बॉन्ड का कम, तो जो एनर्जी डिफरेंस है वही एनर्जी डिफरेंस किसके रूप में इवॉल्व हुआ? हीट के रूप में हुआ. आइए हम समझाते हैं आपको
कि 1 ग्राम मास भी नष्ट कर दीजिए, यानी कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। और उस केस में आप क्या करेंगे सर, कंट्रोल कर पाएंगे उसको? देखा जाए, आइए, जहां कहीं भी मास नष्ट हो रहा है, एनर्जी बन रहा है, तो आइंस्टीन का एक इक्वेशन है E इक्वल टू क्या है सर, mc²। इसको हम लोग कहते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी ये क्या है सर, मास जो है, ये क्या सर, मास नहीं, लॉस इन मास, जो डिस्ट्रॉय मास हो, लॉस इन मास। सी क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। आइए तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लिया जाए कि 1 ग्राम मास को नष्ट कर दिया, एक चना ले लीजिए, फुला दीजिए उसको, 1 ग्राम हो जाएगा सर लगभग। तो हमने क्या किया कि 1 ग्राम मास को नष्ट किया, 1 ग्राम मास को नष्ट किया, इसको केजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो -3 kg, 10⁻³ kg। आइए तो ई बताइए एनर्जी कितना लिबरेट होगा भाई, तो एनर्जी कितना लिबरेट होगा, आप जोड़ो तो देखो तो भाई, m के बदले 10⁻³ 80, वेलोसिटी ऑफ लाइट जानते हो, 3 × 10⁻⁴ क्या सर, 8 का स्क्वायर। आप हल करके देखोगे 10⁻³ 9 और 10⁻ क्या हो गया 16। अब इसको हल करके देखोगे तो E बराबर कितना हो गया 9 × 10⁻13 जूल इतने। सोच लीजिए सैकड़ों केजी कोयला जलाइएगा तो इतना एनर्जी आएगा, 10⁻13 जूल, 10⁻13 जूल, 10⁻13 पावर, और उतना जूल। सोच रहे हैं, तो 1 ग्राम मास नष्ट होने पर तो सोचिए तो 14.2 kg का है। आपने क्या किया, गैस जला दिया, कहा कि रोटी सेक लिए, 14.2 kg मास अगर नष्ट कर दिया जाए, वो सोच लीजिए कि एटम बम का कंसेप्ट है, उतना बड़ा एटम बम छोड़ दीजिए, कहते हैं कि हम रोटी सेके हैं, पेट्रोल 5 लीटर जला दिए, 5 लीटर मास नष्ट होने का मतलब समझते हैं कितना ट्रमेंडस। आप बच पाइएगा, मोटरसाइकिल बच पाएगा, गाड़ी बच पाएगा, आपका घर बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। तो मैंने क्या बोला, ऑल बर्निंग प्रोसेस आर केमिकल प्रोसेस, इन केमिकल प्रोसेस देयर इज नो कन्वर्सन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी। तो भूल के भी अब मत कहिएगा कि कोयला जलाए तो कहाँ चला गया, एनर्जी में नहीं। वो कोयला क्या किया, CO2 H2O में, अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वाटर के रूप में, एनर्जी कहाँ से, बॉन्ड टूटने से, और नया बॉन्ड बना, वो कम एनर्जी लेके बन गया, तो डिफरेंस ऑफ जो एनर्जी है वो इक्वल हुआ। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग यहाँ, तो कहाँ से सर ये एनर्जी कहाँ पैदा होता है, मास कहाँ कन्वर्ट होता है, तो आपको पता है न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। आपके लेवल की बात बताता हूँ, 2 ऐसे प्रोसेस हैं जहां मास नष्ट होता है और एनर्जी बनता है। व्हाट इज फिशन? तो फिशन क्या है सर, इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस, it is a process of splitting of heavy nucleus into 2 or more than 2 electron nuclei, or during the process there is loss of mass, and this loss of mass is converted into energy। एक एग्जांपल देखते हैं हम, फिशन का क्या एग्जांपल है, तो यूरेनियम ले लेते हैं सर, आपने नाम सुना होगा, यूरेनियम जो है ना, ये क्या है, एटॉमिक नंबर 92 और ये 235 इसका मास नंबर। इस पर हम लोग क्या करते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बमबार्ड करते हैं, तो ये क्या देखते हैं, ये 2 लाइटर न्यूक्लियाई में टूट गया, और एक हो गया क्रिप्टन, दूसरा हो गया बेरिलियम। अब +3 न्यूट्रॉन, अब प्लस हीट यहां दिया। ध्यान दिया जाए, ये केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये न्यूक्लियर प्रोसेस है। केमिस्ट्री में कितने भी रिएक्शन करा दो, एलिमेंट नहीं बदलेगा, कार्बन हाइड्रोजन बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं सुना है हमने, क्योंकि उसमें इन ऑल द केमिकल प्रोसेस only electrons of outermost orbit can take part, and element never changes due to chemical process। element chemical process से कभी बदलता नहीं, लेकिन in nuclear process element completely converted into another element। एटम ही बदल गया सब। दूसरा हो गया क्या देखें, यूरेनियम जो है, क्रिप्टन और बेरियम, अब फिर आप क्रिप्टन बेरियम जोड़ के
यूरेनियम बना लीजिएगा, ऐसा नहीं। अब आइए देखिए ध्यान से मैं क्या बोलता हूं। अब देखिए तो ध्यान से है, तो आप क्या कीजिए, क्रिप्टन के मास को, बेरियम के मास को और 3 न्यूट्रॉन को मास को जोड़ दीजिए और फिर यूरेनियम और 1 न्यूट्रॉन को मास को जोड़िए। तो देखिएगा कि इसका जो मास है इन दोनों के मास से कम पड़ जाएगा। ये डेल्टा एम मास क्या, लॉस इन मास है, लॉस इन मास है, लॉस इन मास है। और दिस लॉस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्या है, E बराबर mc²। ये न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस है जिसमें मास नष्ट होता है, एलिमेंट बदल जाता है और दिस लॉस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था ना कि अच्छा दूसरा चीज है फ्यूजन। इसमें 2 और मोर देन 2 लाइटर न्यूक्लियाई विल कंबाइन टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियस। सब हम लोगों को पढ़ना है आगे, लेकिन थोड़ा सा जैसे जितने भी स्टार है वहां कंज्यूम क्या हो रहा है सर, हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम बनाता है। 4 हाइड्रोजन के मास को जोड़ दें एक हीलियम के मास को देखें तो हीलियम का मास कम पड़ जाता है। दिस लॉस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और यहाँ जो एनर्जी पैदा होता है लगभग 4 गुना 5 गुना ज्यादा होता है फिशन से। इसीलिए हाइड्रोजन बम जो है ये जो फ्यूजन है इसी पर बेस्ड है हाइड्रोजन बम। अब फिशन पर एटम बम, तो हाइड्रोजन बम इज मोर डेंजरस देन दैट ऑफ व्हाट एटम बम, because the energy evolved in hydrogen bomb is nearly 4 to 5 times or 6 times greater than that of क्या है एटम बॉम्ब्स। तो आपने क्या देखा कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन। आगे हम बताएंगे आपको कि हाउ एनर्जी, यहाँ तो मैटर एनर्जी में मैंने क्या बोला कि और होल यूनिवर्स इज आइदर मेड विथ मैटर और विथ एनर्जी। मैंने ये बताया ना कि और होल यूनिवर्स इज आइदर मेड विथ मैटर और विथ एनर्जी। तो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, कर सकते हैं। यहाँ देखिए न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन को, और एनर्जी को मैटर में कैसे कन्वर्ट कर देंगे तो हम लोग 12th में पढ़ना, लेकिन बता देते हैं वो एनसीईआरटी का चीज है, बहुत बड़ा हायर स्टडी का नहीं। ये एक पेयर प्रोडक्शन की घटना है। पेयर प्रोडक्शन क्या है सर, कि जब कभी हेवी न्यूक्लियस को, पेयर प्रोडक्शन क्या है, जब कभी हेवी न्यूक्लियस को जब हम क्या करेंगे, जब कभी हेवी न्यूक्लियस को हम बम्बार्ड करेंगे, किससे बम्बार्ड करेंगे, किससे, हाईली एनर्जेटिक फोटोन से, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन से। तो सबसे अधिक ऊर्जा वाला विकिरण कौन है, रेडिएशन कौन है, गामा रे। तो क्या पाते हैं कि व्हेन ए हेवी न्यूक्लियस इज बम्बार्डेड विथ व्हाट, highly penetrating radiation called gamma ray, then 2 fundamental particles namely electron and positron are produced। अगर हम हेवी न्यूक्लियस ले लें और इस पर गामा रे से बम्बार्ड करते हैं तो 2 फंडामेंटल पार्टिकल निकलता है सर। एक है पॉजिट्रॉन, ये क्या बाबू का पॉजिट्रॉन, और क्या है ये इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, उतना ही। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन का मास 1840 गुना ज्यादा है। आपको हम बताएंगे कि न्यूक्लियस में जो आप सोचते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, नहीं, 200 से ज्यादा फंडामेंटल पार्टिकल का खोज हो चुका है। उसमें कुछ का नाम लेना चाहेंगे हम, जैसे लेप्टॉन है, हेड्रॉन है, ब्रेयॉन है, मेसॉन है, फर्मियोन्स है, म्यूओन्स है, पाइओन्स है, बोसोन्स है, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स, बटन क्वार्क्स, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल। उसी में से एक बहुत ही बेसिक पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन है, जो एंटी पार्टिकल है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो आपने क्या देखा, ये तो एनर्जी है, गामा रे तो फोटोन है, इसके पास कोई मास नहीं, लेकिन इसको एब्जॉर्ब करके हेवी न्यूक्लियस क्या दिया, हेवी न्यूक्लियस इसको एब्जॉर्ब कर लिया और 2 फंडामेंटल पार्टिकल। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो बताता है, एक ऐसा प्रोसेस है जो बताता है हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। और न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो बताता है क्या, कि हाउ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दैट इज
आवर होल यूनिवर्स इज आइदर मेड विथ मैटर और विथ एनर्जी। ठीक, तो जब हमारा पूरा यूनिवर्स मैटर और एनर्जी से बना हुआ है, हम अध्ययन इसी का करेंगे भाई। तो आप देखो ध्यान से, तो मैटर एनर्जी, ठीक। लेकिन अब कंप्लीट करना है हमको, कैसे आपका डेफिनेशन। तो मैटर एनर्जी आपका रहे सर, जो मैटर नहीं है, जो मैटर भी नहीं हो एनर्जी भी नहीं, उसका भी अध्ययन फिजिक्स में करते हैं। जो मैटर भी नहीं एनर्जी भी नहीं, जैसा देखा डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच का गैप अंतराल मैटर है, एनर्जी नहीं, उसका अध्ययन करते हैं। अगला क्या सर, टाइम। टाइम क्या है सर, मैटर है, एनर्जी है नहीं। लेकिन सारी घटनाएं, कोई फास्ट, कौन स्लो है, कौन फास्ट है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जिस घटना को संपन्न होने में जितना ज्यादा टाइम, अरे स्लो है, जिस घटना को संपन्न होने में जितना कम टाइम, वो क्या है, फास्ट है। ठीक, तो अब हमने देखा, और इनके आपस का रिलेशन डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड हो गया, E बराबर mc²। तो मैंने क्या बोला सर, अब फिजिक्स को हम लोग समझने की स्थिति में आ गए। तो व्हाट इज फिजिक्स? इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन लिविंग मैटर, एनर्जी, डिस्टेंस, टाइम एंड देयर इंटरवल्स। आपने देखा, छोटे छोटे चीज हमने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट से बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कितने प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। ठीक, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूरी बनाए रखें और बीमारी से दूर रहें या बीमारी को दूर रखें।